हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर इरडोप सीरीज का 43rd लेक्चर है और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 5th पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग इरडोप की 2.47 टू 2.56 और 2.62 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हैं, तो मैं आपको केवल कंसेप्ट दे दूंगा और आप उनका पूरा मैथमेटिकल पार्ट कंप्लीट करने के बाद उसका आंसर एक बार जरूर मैच करवा लीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं 2.47 में। 1 मोल दिए हुए, आर्गन दिया हुआ है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दे रखी है और पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट 1.5 दिया हुआ है, डेल्टा टी -26 केल्विन दिया हुआ है। तो आपको एक तो हीट ऑब्टेन्ड बाय द गैस निकालनी है और वर्क परफॉर्म्ड बाय गैस निकालनी है। तो देखो, नंबर ऑफ मोल 1 है, आर्गन है, इसका मतलब मोनोएटॉमिक, तो इसका तुम्हें गामा, सीवी और सीपी सब पता होगा ना। फिर जैसे मोनोएटॉमिक का गामा अगर मैं देखूं तो 5/3 हो गया, सीबी 3/2r आ गया और सीपी 5/2r आ गया। अब चलते हैं पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे पीबी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, या कभी कभी पीबी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, ये कह लो। तो इसमें n या x, इसको हम पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट कहेंगे, पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू तुम्हें यहां पे 1.5 दे रखी है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी और करीब करीब हर बुक में इस प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कितना होता है। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Cv प्लस R/1 - x, या Cv की जगह तुम R/गामा-1 भी कह सकते हो, प्लस R/1 - x। अब C निकाल लो, बस हो गया। Cv की वैल्यू 3/2r है और x की वैल्यू 1.5 दे रखी है, तो यहां से C निकाल लेना। अब पहले पार्ट में तुमसे पूछा था Q और दूसरे पार्ट में पूछा था W। तो एक बात बताओ, Q के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। Q के लिए हम लिख देंगे सीधे सीधे N C डेल्टा T रख देंगे। नंबर ऑफ मोल तुम्हें ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, ध्यान से देखना। C हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और डेल्टा T क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर मुझे W निकालना है तो W का मतलब Q माइनस डेल्टा U हो गया, और डेल्टा U के लिए फिर N CV डेल्टा T ये पुट कर दो, बस हो गया। आई थिंक सिंपल है। मेन तुम्हें ये ध्यान रखना है, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम में देखो, इस टाइप के आगे चल के भी बहुत प्रॉब्लम आएंगी। एक तो तुम्हें गामा और सीवी ये पता होना चाहिए, तो ये गैस पे डिपेंड करेगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, मतलब वो मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है या पॉलीएटॉमिक। दूसरा, तुम्हें एन या एक्स पता होना चाहिए, और ये तुम्हें लग ही रहा होगा प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद सी की वैल्यू CB प्लस R/1 - x होगी, और एक तुम्हें डेल्टा T पता होना चाहिए। इतनी चीजें पता होनी चाहिए, तो बाकी चीजें फिर अपने आप निकलती चली जाएंगी। जैसे अगर C निकालना है, Q निकालना है मान लो,
तो ये एन सी डेल्टा टी रख दोगे, डेल्टा यू निकालना है तो एन सी बी डेल्टा टी कर दोगे, और लास्ट में डब्ल्यू निकालना है तो Q माइनस डेल्टा U इतना कर दोगे बस हो गया। तो ये है, कई सारी प्रॉब्लम्स तुम देखना इस पे बेस्ड होती है बेटा। अगर तुम्हें गामा या सीवी पता हो, जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, अगर तुम्हें पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट n या x पता हो, जो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, तो तुम C फाइंड कर सकते हो। डेल्टा T तुम्हें पता होना चाहिए, उसके बाद फिर अपने आप निकलते चले जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, Q की वैल्यू एन सी डेल्टा टी, डेल्टा U की वैल्यू एन सी बी डेल्टा टी, और लास्ट में W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस डेल्टा U। ये करें। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब देखो, एडिबेटिव एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ है, P इक्वल टू एल्फा V, ये प्रोसेस दे रखी है, एल्फा एक कांस्टेंट है ध्यान रखना, और इनिशियल वॉल्यूम V नॉट दिया हुआ है, एक्सपेंशन हो रहा है और वॉल्यूम ईटा टाइम्स बढ़ रहा है। तो एक तो तुम्हें इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू निकालना है, वर्क परफॉर्म्ड बाय गैस डब्ल्यू निकालना है, और मोलर हीट कैपेसिटी सी फाइंड करनी है। ये अब इसमें देखो क्या करोगे, P इक्वल टू एल्फा V, इसका मतलब P V की पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट जो x हुआ उसकी वैल्यू -1 हो गई, क्यों? तो सबसे पहले हम C वाला पार्टी कर लेते हैं। C का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था बताओ, R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। तो x को यहाँ पे -1 रख लें तो यहाँ से C पता चल जाएगा। ये आ गया। अब चलते हैं ए पार्ट। P इक्वल टू एल्फा V दिया हुआ है। अब ये बताओ, P को मैं एन आर टी अपॉन V भी लिख सकता हूं ना, ये लिख सकता हूं एन आर टी अपॉन V लिख सकता हूं। इसका मतलब जो T का फॉर्मूला आया वो आया एल्फा अपॉन एन आर, V स्क्वायर आ गया। अब मैंने तुमसे कहा था डेल्टा टी भी हमें चाहिए होता है, तो डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और अगर मैं ये वाला रिलेशन यूज करूं तो देखो यहां से टी फाइनल होगा एल्फा अपॉन एन आर वी फाइनल का स्क्वायर, और अगर मैं टी इनिशियल यूज करूं तो वो होगा एल्फा अपॉन एन आर वी इनिशियल का स्क्वायर। तो एल्फा अपॉन एन आर तो चलो कॉमन आ गया। अब वी फाइनल कितना हो गया देखो, वी फाइनल हो गया ईटा टाइम्स वी नॉट, तो यहां पे आ जाएगा ईटा टाइम्स वी नॉट इसका स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, इसका मतलब वी नॉट का स्क्वायर। ये तुम्हें पता चल गया डेल्टा टी। उसके बाद सिंपल है, देखो तुम्हें डेल्टा यू निकालना था, ए पार्ट में क्या निकालना था, डेल्टा यू निकालना था। तो डेल्टा यू को तो तुम सीधे सीधे कर देना एन सी वी डेल्टा टी। अब वैल्यू रख दो, एन सी वी का मतलब आर अपॉन गामा -1, और डेल्टा टी हम कितना निकाल चुके हैं देखो, डेल्टा टी निकाल चुके हैं एल्फा अपॉन एन आर, एल्फा अपॉन एन आर ईटा टाइम्स वी नॉट इसका स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। तो बाय द वे यहाँ पे एन आर कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा डेल्टा यू आ गया, बस ए पार्ट में ये आ गया।
इसी टाइप से बी पार्ट, तुम्हें वर्क डन बाई गैस निकालना था, ये बाई गैस है, ध्यान रखना बेटा जो है। तो ये Q माइनस डेल्टा U करोगे और Q की जगह रख लोगे N C डेल्टा T, और डेल्टा U हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, N C V डेल्टा T। तो यहां से तुम रिफाइन कर लोगे, C ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, C ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो C की वैल्यू पुट कर देना, डेल्टा T की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर देना जो हम निकाल चुके हैं, ये कर लो बस, ये आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक ही कंसेप्ट एक्चुअल में बार बार घूम के आ रहा है, वही चीज है, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ है और हीट ट्रांसफर्ड इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दे रखा है, ये दिया हुआ है। तो एक तो तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है C, एक तुम्हें टीवी इक्वेशन निकालनी है, और एक तुम्हें वर्क परफॉर्म बाई गैस निकालना है, 1 मोल ऑफ गैस, मतलब N1 दिया हुआ है, ध्यान रखना, और वर्क डन बाई गैस निकालना है। और वॉल्यूम इंक्रीजेज ईटा टाइम्स दे रखा है इसका मतलब V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये ईटा दे रखा है, और इसमें से T इनिशियल वो T नॉट दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर्ड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है। पहले तुम्हें C निकालना है, मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है, दूसरे पार्ट में T और V इक्वेशन निकालना है, तीसरे पार्ट में 1 मोल के लिए वर्क डन बाई गैस निकालना है, अगर V फाइनल अपॉन V इनिशियल ईटा दिया हो और T इनिशियल T नॉट दिया हो। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट से। वर्क डन माइनस डेल्टा U दिया हुआ, देखो सॉरी Q, अब एक बात बताओ कि Q को हम क्या लिख सकते हैं, N C डेल्टा T लिख सकते हैं, और डेल्टा U को कितना लिख सकते हैं, माइनस N CV डेल्टा T लिख सकते हैं। तो N डेल्टा T कैंसिल हो गया, इसका मतलब C की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ CV आ गई, और CV की वैल्यू गामा के टर्म्स में तुम जानते होगे R अपॉन गामा माइनस 1 होती है, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस R अपॉन गामा माइनस 1, ये आ गया बस। तो ये देखो पहला पार्ट ये आ गया। अब चलते हैं टीवी इक्वेशन। इसका मैंने ना तुम्हें पिछले वीडियो में भी बताया होगा क्या मेथड होती है बेटा जो है, सुनो। अगर तुम्हें टीवी इक्वेशन बनानी है तो तुम कुछ ऐसे बनाते हो ना, फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी इंटू डी बी, इस टाइप की इक्वेशन बनाते हो और इसको इंटीग्रेट करते हो। अब बात आती है कि ये इक्वेशन कैसे बनाओगे। इसके लिए एक तो प्रोसेस दी होती है कोई, प्लस पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको भी आप आराम से यूज कर सकते हो। तो ये दो चीजें हो गई, बस हो गया। दूसरे पार्ट का मेथड एक बार दोबारा बता रहा हूं, सुन लो बेटा जो है। अगर तुम्हें टीवी इक्वेशन बनानी है तो पहली हमारी अप्रोच ये होती है कि हम फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी और फंक्शन ऑफ वी इंटू डी बी उसमें एक इक्वेशन बनाए।
उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टीवी इक्वेशन बनेगी। अब वो इक्वेशन कैसे बनेगी, उसके लिए तुम्हें एक तो प्रोसेस दी होती है और एक पीवी इक्वल टू एनआरटी दिया होता है, तो उनसे तुम कुछ बनाते हो। तो अब हम वही अप्रोच ले रहे हैं बी पार्ट में। आप ये देखो कि आपको ये दिया था Q इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, डी क्यू इक्वल टू माइनस डी यू, डी क्यू इक्वल टू माइनस डी यू। लेकिन डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, जो है डी क्यू को मैं लिख सकता हूं डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हो गया। डी क्यू को लिखा है, इसका मतलब ये हो गया 2du प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू डी यू का मतलब एन सी बी डी टी होता है ना, एन सी बी डी टी, तो एन तो ये लिख लिया, और सी बी का मतलब होता है आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी आ गया, प्लस डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं पी डी बी, ये 0 आ गया। अब सुनो, मुझे v और t में इक्वेशन बनानी थी, तो dv चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, dt चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन p नहीं चलेगा एक्चुअल में, समझे ना, p नहीं चलेगा। तो p को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, p को लिख सकता हूं एन आर टी ओवर v लिख सकता हूं। अब सब सही हो गया, अब t और v में ही रह गया, अगर आप देखोगे t और v में ही रह गया। और एक चीज और, राइट हैंड साइड में 0 है, नहीं राइट हैंड साइड में 0 है, तो इसका मतलब एन आर जो कॉमन आ रहा है इसको हटा दो। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में लिख सकता हूं 2 अपॉन गामा माइनस वन डी टी अपॉन टी प्लस डीवी अपॉन बी इक्वल टू 0। अब बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन बन गई बेटा, जो है नहीं है, अब परफेक्ट इक्वेशन बन गई, क्योंकि dt के साथ में t है और dv के साथ में v है। तो अब इसको तुम इंटीग्रेट कर दो बस। थोड़ा मैं शॉर्टकट यूज कर ले रहा हूं सीधे, तो मेरे ख्याल से ये इंटीग्रेट करोगे ना तो ऐसे आएगा ln t की पावर 2 अपॉन गामा माइनस वन इंटू वी इक्वल टू सम कांस्टेंट आना था। या तुम सीधे सीधे ये भी कह सकते हो, इसका मतलब टी की पावर 2 अपॉन गामा माइनस वन इंटू वी, ये भी कोई कांस्टेंट होना चाहिए। ये हो गया, बस हो गया, ये टीवी इक्वेशन बन गई। और तुम्हें दे किस फॉर्म में रखी है, इसी को मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, देखो ना, इसी को अगर मैं देखो तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ टी वी की पावर गामा माइनस वन बाई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बस हो गया। ये आ गया। अब सुनो, सी पार्ट में तुम्हें वर्क डन निकालना है, नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, ध्यान रखना। आप एक बात बताओ कि आपको v फाइनल अपॉन v इनिशियल ईटा दिया हुआ है, v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ये ऑलरेडी ईटा दिया हुआ है, टीवी इक्वेशन दे रखी है, और टी इनिशियल
वो टी नॉट दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से तुम टी फाइनल भी निकाल सकते हो, समझ गए ना? यहां से आप टी फाइनल निकाल लेना। और एक बार टी फाइनल निकला तो डेल्टा टी निकल जाएगा, समझ गए ना? एक बार तुमने टी फाइनल निकाला तो डेल्टा टी निकल जाएगा। और लास्ट में ये बताओ डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी क्यू माइनस डेल्टा यू। और क्यू का मतलब मैंने तुमसे कहा एन सी डेल्टा टी माइनस एन सी बी डेल्टा टी, ये हो जाएगा, बस हो गया। अब तुम्हें नंबर ऑफ मोल ऑर्डिनरी दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। सी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, और सी भी तुम जानते हो गामा के पार्ट, गामा के टर्म्स में क्या होती है, आर अपॉन गामा माइनस 1 होती है, और डेल्टा टी तुम और निकाल लोगे, बस ये कर लोगे। तो इसका बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर आपको टी और वी में इक्वेशन बनानी होती है तो मैंने तुम्हें मेथड ये बताई कि सबसे पहले तुम फंक्शन ऑफ टी और डी टी, फंक्शन ऑफ वी और डी वी, इनमें इक्वेशन बनाओगे और उसको फिर इंटीग्रेट करोगे। और उस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए मैंने तुमसे कहा एक तो कुछ प्रोसेस तुम्हें दी होगी, और एक तुम्हें पीवी इक्वल टू एनआरटी वो कुछ दिया होगा, मतलब वो तो यूनिवर्सल है, उसको यूज कर सकते हो। तो यहां से हम पहुंचते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट में। 1 मोल दिया हुआ है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ है, और पी कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। पीटी इक्वेशन दे रखी है, ध्यान रखना बेटा जी। और यहाँ पे अल्फा और ए कांस्टेंट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में वर्क परफॉर्म बाय गैस दिया हुआ है, ध्यान रखना बेटा, वर्क परफॉर्म बाय गैस जब डेल्टा टी दिया हो। दूसरे पार्ट में तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी सी निकालनी है, और फिर ये नेगेटिव कब होगी ये और फाइंड करना है तुम्हें। तो सुनो, तुम्हें P इक्वल टू एल्फा टी की पावर ए दिया हुआ है। अब अगर मैं T को PV लिख दूं, PV से रिप्लेस कर दूं, T को PV से रिप्लेस कर दूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा P1 माइनस ए V की पावर माइनस ए इक्वल टू कांस्टेंट कुछ इस टाइप से बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हें P और T इक्वेशन दे रखी थी, मैंने T को PV से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि PV इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो इसका मतलब T प्रपोर्शनल टू PV हो गया बेटा जो है। तो ये बन गई इक्वेशन। इसका मतलब ये हो गया P V की पावर A अपॉन A माइनस 1, ये कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे अगर मैं पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट देखूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? x की वैल्यू आ रही है a अपॉन a माइनस 1। तो अगर मैं 1 माइनस एक्स देखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस a अपॉन a माइनस 1। तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया मेरे ख्याल से माइनस ऑफ a माइनस 1 माइनस ए माइनस ऑफ 1 अपॉन a माइनस 1, या कह सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस ए, ये आ गया, ये आ गया। देखो अब सुनो, पहले इसका बी पार्ट कर लेते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी का मैंने क्या फॉर्मूला दिया था? Cv प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। और Cv मैंने तुम्हें दिया था R अपॉन गामा माइनस 1,
प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स हमने कितना निकाल लिया होता, 1 अपॉन 1 माइनस ए निकाल लिया, या कह लो ये आ गया आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस ए, ये बन गई मोलर हीट कैपेसिटी, सी बन गई, बस हो गया, ये आ गया। देखो अब तुम्हें सी को निगेटिव दिखाना है, ठीक है, सी को तुम्हें निगेटिव दिखाना है, तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिखता हूं। देखो सी इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1 माइनस ऑफ ए माइनस 1 इंटू आर। अब आप ये बताओ सी निगेटिव कब होगी? सी निगेटिव तब होगी जब ए माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन गामा माइनस 1 से बड़ी होगी ना। ए माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 अपॉन गामा माइनस 1 होगी, या कह लो ए ग्रेटर देन 1 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1, या कह लो ए ग्रेटर देन गामा अपॉन गामा माइनस 1। मेरे ख्याल से अगर मेरी मैथमेटिकल एरर नहीं हो रही है तो इस टाइप का कुछ बनना चाहिए, बस ये आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तुम्हें पी और टी इक्वेशन दे रही थी। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, टी प्रोपोर्शनल टू पीवी होता है, तो मैंने उसको टी को पीवी से रिप्लेस कर दिया, तो वहां से मुझे पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस टाइप की इक्वेशन मिल गई। तो वहां से हमने पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट एक्स की वैल्यू निकाल दी, और फिर मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला सी का दिया हुआ है, तो वहां से तुमने सी फाइंड कर दिया, और फिर उस सी को देख करके तुमने ये देख लिया कि वो नेगेटिव कब होगी, जो है ये कर लिया। और उसके बाद आता है वर्क परफॉर्म, इसको हम कई बार कर चुके हैं। ये बताओ कि अगर मुझे वर्क परफॉर्म निकालना है, ये Q माइनस डेल्टा U होगा, Q को रख लेना N C डेल्टा T, C हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और डेल्टा U को रख लेना N CV डेल्टा T, और CV की वैल्यू होती है R अपॉन गामा माइनस 1, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, बस हो गया। और नंबर ऑफ मोल तुम्हें ऑलरेडी 1 दिया ही हुआ है, नहीं है, नंबर ऑफ मोल तुम्हें ऑलरेडी 1 दे रखा है, ये बस। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना, जैसे ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फिजिक्स में स्पेशली, इसमें जो वर्क डन होता है वो वर्क डन बाई गैस होता है, और जो क्यू आता है वो हीट गिवन टू द गैस आता है। ध्यान रखना, फिजिक्स में ये जो इक्वेशन बनती है, फिजिक्स में जो हम इक्वेशन बनते हैं Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, जो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग है। इसमें जो Q आता है वो हीट गिवन टू द गैस होता है, और जो W होता है वो वर्क डन बाय द गैस होता है, और डेल्टा यू तो क्या कॉमन ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट दिया हुआ है गामा, इसमें थोड़ा सा उल्टा था, एक्चुअल में ये अल्फा था और ये ए था, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो अल्फा ये ए, ये दिया हुआ है। और तुमसे कहता है कि वर्क परफॉर्म्ड, अगर वर्क परफॉर्म्ड बाय गैस निकालना है, ध्यान रखना, अगर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बढ़ जाती है, ये पूछा हुआ है, और एक तुमसे मोलर हीट कैपेसिटी सी पूछा हुआ है। तो सुनो, U इक्वल टू एल्फा वी की पावर ए दिया हुआ है। अब तुम जानते होगे कि आइडियल गैस के केस में
T प्रोपोर्शनल टू U होता है और T का मतलब प्रोपोर्शनल टू PV, ये रिलेशन बनता है ना अगर तुम देखोगे। क्यों? U प्रोपोर्शनल टू T, T प्रोपोर्शनल टू PV, कुछ इस टाइप से होता है। तो अगर मैं इसको इसमें यूज कर लूं, मान लो ये वाला मैं यूज कर लूं, तो ये कुछ ऐसे बन गया, PV प्रोपोर्शनल टू V की पावर A बन गया। नहीं तो PV प्रोपोर्शनल टू V की पावर A बन गया। इसका मतलब P V की पावर 1 माइनस A, ये कुछ कांस्टेंट आ गया। तो अब अगर मैं यहां पे एडियाबेटिक एक्सपोनेंट देखूं, नहीं है, यहां पे एडियाबेटिक एक्सपोनेंट देखूं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? जो है x की वैल्यू 1 माइनस a आ गई, या कह लो 1 माइनस x की वैल्यू a के इक्वल आ गई। तो अब अगर मैं b पार्ट करता हूं इसका पहले, तो ये बताओ मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होती है? r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस एक्स। और 1 माइनस एक्स हमने ऑलरेडी कितना निकाल लिया? a के इक्वल निकाल लिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन a, ये कह लो, बस हो गया, ये आ गया। अब चलते हैं वर्क परफॉर्म बाय गैस अगर इंटरनल एनर्जी में डेल्टा यू का चेंज आया, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं ए पार्ट में। एक काम करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं बेटा। जो है अगर मैं W अपॉन डेल्टा यू करूं, तो W का मतलब हो गया Q माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा यू। इसका मतलब एक तरीके से हमें Q अपॉन डेल्टा यू माइनस 1 निकालना है। क्यों नहीं होता? एक तरीके से ये निकालना है, Q माइनस डेल्टा यू इक्वल टू -1, ये कह लो। या इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो, देखो, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी हुआ, या कह लो एन सी बी का मतलब आर अपॉन गामा माइनस 1 डेल्टा टी हुआ। तो यहां से तुम चाहो तो एन आर डेल्टा टी भी निकाल सकते हो ना, ऐसे कर लो। एन आर डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो गया? तो गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा यू, इस टर्म में निकाल लो। एन आर डेल्टा टी है बेटा, ध्यान रखना, ये हो गया। अब एक बात बताओ कि W मेरे को ये निकालना था, ठीक है, W मेरे को ये निकालना था Q अपॉन इतना, या चलो सीधे सीधे W निकाल लेते हैं। W इक्वल टू Q माइनस डेल्टा U, ऐसे कर लेते हैं। तो अब मैं Q को क्या लिख सकता हूं? देखो, Q को लिख सकता हूं एन सी डेल्टा टी, माइनस डेल्टा यू को एज इट इज रहने दो, बिकॉज उसी टर्म में निकालना है मेरे को। डेल्टा यू को एज इट इज रहने दो। अब बताओ C में कितना लिख सकता हूं बेटा? जो है C को मैं लिख सकता हूं R 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ए, और लास्ट में एन आर डेल्टा टी, उसको गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा यू से रिप्लेस कर देना, बस हो गया। आप ये बताओ एन आर डेल्टा टी, उसको तुम किससे रिप्लेस कर दोगे? गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा यू, इससे रिप्लेस कर देना, बस हो गया। तो तुम्हारा डेल्टा यू के टर्म्स में आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को छोड़ भी देना, ये नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको छोड़ देना। दोबारा सुन लो, डेल्टा यू के टर्म्स में तुम्हें आंसर देना था ना। तो डेल्टा यू मैंने लिखा एन सी बी डेल्टा टी, और सी बी को लिखा आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। तो यहां से तुमने एक तरीके से एन आर डेल्टा टी फाइंड कर दिया, एन आर डेल्टा टी फाइंड कर दिया। और इसके बाद हमें क्यू निकालना होता है, तो सॉरी डब्ल्यू निकालना होता है, तो क्यू माइनस डेल्टा यू होता है।
डेल्टा यू को तो एज इट इज छोड़ देना बिकॉज उसी के टर्म्स में आंसर निकालना है। और क्यू को हमने किया एन सी डेल्टा टी, सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और उसमें जो एन आर डेल्टा टी आएगा उसको फिर गामा माइनस वन इंटू डेल्टा यू उससे रिप्लेस कर देना, तो डेल्टा यू के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो ये कह लो बस हो गया, इतना आ जाएगा आंसर। अच्छा क्यू भी निकालना था, ध्यान रखना बेटा, जो है क्यू भी निकालना था और डब्ल्यू भी निकालना था, दोनों निकालने थे, क्यू और डब्ल्यू दोनों निकालने थे। ये कह लो। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तुम्हें सी भी दे रखा है, अब तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वी दिया हुआ है और ये कुछ प्रोसेस दे रखी है। इसमें मैं कंसेप्ट बताऊंगा सिंपल बेटा, जो है तुम्हें सी एज ए फंक्शन ऑफ वी निकालना है। सी भी दिया हुआ है और प्रोसेस दे रखी है। एक बार क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लो। तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी सी एज ए फंक्शन ऑफ वी निकालना है और मैंने तुमसे कहा एक तो सी भी दिया हुआ है और एक प्रोसेस दे रखी है, तो कैसे चलेंगे। सी का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है ना, डी क्यू अपॉन एन डी टी, ये होता है। अब डी क्यू को हम लिख सकते हैं डी यू प्लस डी डब्ल्यू अपॉन एन डी टी, और डी यू को हम लिख सकते हैं एन सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू अपॉन एन डी टी, और डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं पी डी वी। नहीं है, डी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जो है इसको लिख सकते हैं पी डी वी। तो अल्टीमेटली ये आ गया सी वी प्लस पी डी वी अपॉन एन डी टी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखना बेटा, करना क्या है तुम्हें, जो है अब असली बात आती है यहां से। अब देखो तुम्हें जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी वी प्लस दिस मच, सी वी प्लस दिस मच, ये दे रखा है। इसका मतलब एक तरीके से हुआ, सी वी तो यहां भी आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब एक तरीके से हमें ये वाली क्वांटिटी एज ए फंक्शन ऑफ वी निकालनी है, बस हो गया। समझ में आई बात बेटा, जो है कि एक तरीके से हमें ये वाली क्वांटिटी क्या निकालनी है बताओ, जो है ये वाली क्वांटिटी एज ए फंक्शन ऑफ वी निकालनी है, लेकिन किस किस की हेल्प से, जो प्रोसेस दे रखी है एक तो उसकी हेल्प से और एक पीवी इक्वल टू एनआरटी की हेल्प से, बस ये कंसेप्ट है। तो पी डीवी अपॉन एन डी टी को यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, पी डीवी अपॉन एन डी टी को फंक्शन ऑफ वी के टर्म्स में फाइंड करना। किस किस की हेल्प लोगे, एक तो गिवन प्रोसेस की हेल्प लोगे, अब ये मैथमेटिकल पार्ट मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, गिवन प्रोसेस की हेल्प लोगे, और एक तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी तो यूज कर ही सकते हो। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये कह लो बस हो गया। जैसे तुम्हें ए पार्ट में बता देता ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो बी पार्ट तुम कर लेना। तुम्हें टी इक्वल टू टी नॉट ई की पावर अल्फा वी दे रखा है, टी इक्वल टू टी नॉट ई की पावर अल्फा वी दिया हुआ है। अब सुनो, डी टी अपॉन डी वी, ये कितना हुआ देखो, टी नॉट अल्फा ई की पावर अल्फा वी, या डी वी अपॉन डी टी को उल्टा कर दो, ये हो गया वन अपॉन टी नॉट अल्फा
ई की पावर अल्फा वी, एक तो ये आ गया। अब चलते हैं, पी अपॉन एन भी रह गया। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, क्यों? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहां से पी अपॉन एन की वैल्यू आर टी बाई वी है, और टी को इतना रख दो, बस हो गया। टी को कितना रख दोगे? देखो टी नॉट ई की पावर अल्फा वी, ये पुट कर देना। तो अब तुम्हारा सारे का सारा v के फंक्शन के टर्म्स में आ जाएगा, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी आपके v के फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगी, ये कह लो। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा क्या है, कि तुम्हें सिंपली पी डीवी अपॉन एन डी टी को गिवन प्रोसेस और पीवी इक्वल टू एनआरटी की हेल्प से फंक्शन ऑफ v में कन्वर्ट कर देना है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है। 1 मोल दे रखा है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ है, और ये दे रखा है। तो तुम्हें हीट कैपेसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकालनी है। तो वही तुम्हें C इक्वल टू कितना था बेटा, जो है CV प्लस P बाई एन dV बाई dt था, क्यों? ये था। अब CV को तुमने R अपॉन गामा माइनस 1 लिख लिया, और मैंने तुमसे कहा इसको, अब मेन बस ये है, इसको तुम फंक्शन ऑफ V में कन्वर्ट कर लेना। और किस किस की हेल्प से करोगे? एक तो गिवन प्रोसेस, एक तो ये करोगे, और एक पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो है ही है, ये कह लो। बिल्कुल सिमिलर टाइप का कंसेप्ट दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो ये मैं तुम्हें छोड़ता हूं, इसको तुम करोगे, ठीक है? अब दूसरा पार्ट सुनो। इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट निकालना है, वर्क परफॉर्म्ड बाय इट, वही गैस में, और अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस, मतलब तुम्हें Q W और डेल्टा U सब निकालना है। बी पार्ट में तुम्हें Q W डेल्टा U सब फाइंड करना है। जब तुम्हारा वॉल्यूम V1 से V2 तक इंक्रीज करता है, ठीक है, V1 से V2 तक इंक्रीज करता है, तो ये निकालना है। तो इसमें देखो सबसे पहले W सबसे इजी होगा, नहीं है, W सबसे इजी होगा, तो कैसे? देखो W इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV कर दोगे ना, और लिमिट्स P1 से V1 से V2, और यहां पे जो P है, ये P नॉट प्लस अल्फा अपॉन V कर देना, बस हो गया। आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा, W तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। अब आप देखो P इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा अपॉन V दिया हुआ है, तो P को मैं nRT अपॉन V लिख रहा हूं, P को मैं लिख रहा हूं nRT अपॉन V, nRT अपॉन V इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा V। तो अब ये जरा देखो, ये तुम्हें टीवी इक्वेशन पता चल गई बेटा, जो है, और तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ V1 से V2, तो तुम यहां पे टेम्परेचर भी निकाल सकते हो ना, कहां से कहां तक जाएगा। इसका मतलब T इनिशियल एंड T फाइनल, ये निकाल लो, और वहां से फिर डेल्टा T आ जाएगा। और एक बार तुम्हारा डेल्टा T निकल के आया है, तो उसके बाद सिंपल है, Q की वैल्यू NC डेल्टा T, ये लगा देना, बस हो गया। और इसमें कई बार ये ध्यान रखना, जैसे N वगैरह आता है ना, N R ये आते हैं, तो कुछ केसेस में तो कैंसिल हो जाता है, और अगर कैंसिल नहीं हो रहा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सब तुम्हें दिए होंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल तुम्हें 1 दिया हुआ है,
पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा? जो है कई बार नंबर ऑफ मोल्स आते हैं तो कई बार तो क्या होता है वो कैंसिल हो जाते हैं, और इनकेस अगर कैंसिल नहीं हो रहे तो फिर उस केस में तुम्हें एन की वैल्यू दी होती है, जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू 1 दे रखी है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें पी और वी इक्वेशन दे रखी थी, पी को तुमने एनआरटी अपॉन वी लिख दिया तो वहां से टी और वी इक्वेशन पता चल गई। अब तुम्हें वॉल्यूम बता रखा कि V1 से V2 जा रहा है, तो वहां से तुम टेम्परेचर देख लो कहां से कहां जा रहा है, तो एक तरीके से तुम्हें डेल्टा टी पता चल गया। और उसके बाद Q इक्वल टू एनसी डेल्टा टी होता है, और तीसरा तुम जानते हो डेल्टा यू, तो जानते ही हो डेल्टा यू निकालना है तो वो एन सी वी डेल्टा टी वो कर देना, और सी वी तुम जानते ही हो आर अपॉन गामा माइनस वन वो है। तो लॉट फिर के अगर तुम देखोगे तो वही वाली इक्वेशन इधर उधर घूम फिर के वही आ रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब 1 मोल दे रखा है और सीपी दिया हुआ है और टीवी इक्वेशन दे रखी है। फिर से वही आ गया, देखो हीट कैपेसिटी ऐसे फंक्शन ऑफ ये निकालना है। तो एक बात बताओ, सी क्या था बेटा? जो है सी था सी वी प्लस पी बाई एन डी बी बाई डी टी था। अब कुछ नहीं, सी वी को सी पी माइनस आर लिख लेना, और इसको ये कई बार हम कर ही चुके हैं, इसको फंक्शन ऑफ वी निकाल लेना, बस हो गया। नहीं है, कितनी बार कर चुके हैं इसको, तुम क्या करोगे फंक्शन ऑफ वी निकालोगे किससे? एक तो जो गिवन प्रोसेस है उसकी हेल्प से, और एक पीवी इक्वल टू एनआरटी उसकी हेल्प से, बस ये करेगा। दूसरा तो सिंपल है, देखो तुम्हें हीट ट्रांसफर निकालना टू द गैस अगर वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज होता है। ये तो ए पार्ट हो गया जो हम कई बार कर रहे हैं बेटा, जो है इसको कई बार कर रहे हैं। अब सुनो बी पार्ट। टीवी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है और तुम्हें वॉल्यूम V1 से V2 दिया हुआ है, तो फिर तुम टेम्परेचर भी निकाल सकते हो, टी आई एंड टी फाइनल भी निकाल सकते हो, और वहां से फिर डेल्टा टी निकाल सकते हो। और लास्ट में हम कई बार कर चुके हैं, क्यू की वैल्यू कितनी रख दोगे? एन सी डेल्टा टी ये रख देना, बस हो गया। सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले पार्ट में सी निकाल चुके हैं, तो ये पुट कर दें ये। और एक चीज और, एन का मैं बता ही चुका हूं कि या तो एन कैंसिल हो जाता है और या फिर क्वेश्चन में आपको एन क्या होता है दिया होता है, जो है नहीं है, या तो एन कैंसिल हो जाता है या फिर एन दिया होता है जो। अच्छा एक चीज और भी है, सुनो देखो इसमें तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूँ क्या है। तुम्हें ना टीवी इक्वेशन दे रखी है बेटा, जो है और तुम्हें वॉल्यूम V1 से V2 तक दिया हुआ है। हाँ, तो एक बात बताओ, Q को तुम इंटीग्रेशन एन सी डी टी भी लिख सकते हो ना, ये भी तो लिख सकते हो। अब C तुमने एज ए फंक्शन ऑफ V निकाली चुके हो। अब मेन ये है कि जो डी टी है इसको भी तुम कुछ फंक्शन ऑफ V इंटू डीवी टाइप का निकाल लो, समझ गए ना? फंक्शन ऑफ V इंटू डीवी टाइप का निकाल लो और उसके बाद V1 से V2 तक कर दो, तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। मतलब दो मेथड से कर सकते हो, ध्यान रखना, जो है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। जो है एक तो तुम कर सकते हो Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी से पहुंच सकते हो, और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि Q की वैल्यू एन सी डी टी इसको इंटीग्रेट करनी है। C फंक्शन ऑफ V ऑलरेडी निकाली चुके हो। अब dt को तुम्हें क्या करना है बताओ? जो है dt को भी फंक्शन ऑफ v इंटू डी बी कुछ इस टाइप से लिखना है जो है तुम्हें, तो वहां से आ जाएगा। जैसे इसको बताता हूं ऐसे कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तुम्हें दिया था t इक्वल टू टी नॉट प्लस एल्फा बी, टी इक्वल टू टी नॉट प्लस एल्फा बी।
तो बस हो गया डी टी इक्वल टू कितना हो गया, इतनी तो मैं जानते ही हो गए, अल्फा इंटू डी वी हो गया, बस हो गया, सीधे सीधे इससे रिप्लेस कर देना। मतलब ये डी टी पूरे का पूरा यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा इंटू डी वी इसमें रिप्लेस हो जाएगा, बस हो गया। और उसके बाद लिमिट्स तुम क्या रख दोगे, V1 से V2 तक ये लिमिट्स रख दो, ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब तुम्हें उल्टा दिया हुआ है, हाँ ध्यान से देखना बेटा जो है, अब तुम्हें उल्टा दिया हुआ है, तुम्हें टीवी इक्वेशन निकालनी है और सी कुछ ऐसे दे रखी है, सी भी सबों में ऐड हो रहा है, जरा देखो सी भी सबों में ऐड हो रहा है। तो एक बात बताओ, इसका मतलब जैसे मैं पहला वाला पार्ट करता हूँ, पहला वाला पार्ट करता हूँ, इसका मतलब ये जो अल्फा टी है ये एक्चुअल में P अपॉन एन इंटू डी वी अपॉन डी टी है, क्यों? अब मुझे V और T में इक्वेशन बनानी है, V और T में इक्वेशन बनानी है, तो T चलेगा, dV चलेगा, dt चलेगा, P नहीं चलेगा, समझे ना, P नहीं चलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अल्फा टी इक्वल टू P अपॉन एन को क्या लिख सकता हूं, जो है PV इक्वल टू nRT, तो RT अपॉन V इंटू dV अपॉन dt। T से T बाई द वे कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या, देखो जो है अल्टीमेटली बचा अल्फा अपॉन आर इंटू डी टी इक्वल टू dv अपॉन v, कुछ इस टाइप से बचा, क्यों ये बचा। अब तुम क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। तो तुम इसको लिखोगे अल्फा बाई आर टी इक्वल टू एल एन वी प्लस कुछ एल एन सी लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना बेटा जो है, इसको मैं एल एन सी कुछ इस टाइप से लिख लेता हूँ, ये कह लो जो है इस टाइप से लिख लेता हूँ। इक्वेशन देख लेना बेटा एक बार सही है कि नहीं है, जो है ये हो गया। तो इसका मतलब एल एन वी सी, अगर आप देखोगे तो ये बना एल एन वी सी इक्वल टू एल्फा टी अपॉन आर आ गया, या कह लो वी सी इक्वल टू ई की पावर एल्फा टी अपॉन आर आ गया, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं v अपॉन ई की पावर एल्फा टी अपॉन आर, ये कांस्टेंट आ गया, या लास्ट में मैं कह सकता हूं v ई की पावर माइनस एल्फा टी अपॉन आर, ये कांस्टेंट के इक्वल आ गया। इसीलिए मैं मैथमेटिकल पार्ट तुम पे छोड़ रहा हूं, आराम से करना। मेन क्या है देखो, मेन तुम्हें टी और वी की इक्वेशन बनानी है, और इस टाइप की हम बहुत पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं कि C इक्वल टू सी भी सब में ऐड हो रहा है, नहीं सारे एक्सप्रेशन में देखो सी भी ऐड हो रहा है बेटा जो है। तो इसका मतलब पहले वाले पार्ट में जो अल्फा टी दिया हुआ है वो एक्चुअल में P अपॉन एन इन टू डी वी अपॉन डी टी वो है, तो वहां से तुम V और T की इक्वेशन बना, बस हो गया, ये कह लो। इसी टाइप से B और C पार्ट भी तुम ट्राई करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एडिविटी का एक्सपोनेंट दे रखा है गामा, मोलर हीट कैपेसिटी ये दे रखी है, तुम्हें वर्क परफॉर्म निकालना है, 1 मोल दिया हुआ है, ध्यान रखना। टी नॉट से गामा टाइम्स हायर करना है, ये है। तो सुनो, W को सीधे सीधे एक काम कर लेते हैं, W इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा यू कर लेते हैं। अब
क्यू देखना क्या कर सकते हैं बेटा, जो क्यू को लिख सकता हूं एन सी डी टी माइनस डेल्टा यू को एन सी बी डेल्टा टी, ये कर लेते हैं। और c को यहां पे लिख लो अल्फा बाई टी, अब हो जाएगा ना, अल्फा बाई टी आ गया। और टेम्परेचर कहां से कहां तक हो गया, टी नॉट से ईटा टाइम्स टी नॉट, ये आ गया। मेरे ख्याल से ये कंप्लीट कर लोगे। और सी भी मैंने तुम्हें बताया कि आर अपॉन गामा माइनस वन हो गया। और डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया ईटा टाइम्स टी नॉट माइनस टी नॉट, ये हो जाएगा। तो यहां से डब्ल्यू फाइंड कर लेना, हो गया फाइंड डब्ल्यू। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तुम्हें एडियाबेटिक कंपोनेंट गामा दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, और वैसे भी मैंने कई बार बताया हुआ है कि n या तो कैंसिल हो जाता है या फिर क्वेश्चन में दिया होता है। और तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का फंक्शन दे रखी है C अपॉन एल्फा अपॉन टी। तो तुम्हें वर्क निकालना था, तो वर्क को मैंने Q माइनस डेल्टा यू किया। और Q मैंने अब के क्या किया बेटा, जो है अब के मैंने किया इंटीग्रेशन एन सी डी टी, टी नॉट से ईटा टाइम्स टी नॉट, और सी अल्फा अपॉन टी दिया हुआ है। और डेल्टा यू का हमारे पास फिक्स फॉर्मूला होता है एन सी बी डेल्टा टी, वो अप्लाई कर लिया उसको। अब चलते हैं इस वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम में। आपसे ये कहता है कि जो है ना, प्रेशर आप यहां तक ले जा सकते हो। अब थोड़ा चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे बेटा। जो है अभी तक वो सारे के सारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थे, अब क्वेश्चन डिफरेंट टाइम के आएंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसमें आएंगे जो है। और तुम्हें रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, नाइट्रोजन दे रखी है, तो तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये निकालना कितना होगा। प्रेशर दिया हुआ है कहां तक ले जा सकते हो, रूम टेम्परेचर पे दिया हुआ है, और नाइट्रोजन गैस दे रखी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो सुनो, पी बी इक्वल टू एनआरटी लगा दो, बस हो गया। पी गिवन है, ध्यान से देखना है। वी भी दिया हुआ ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसको फिर उसमें मीटर वगैरह में सब में कन्वर्ट करोगे। और टी तुम्हें रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर आई थिंक 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, वो देख लेना। और आर पता होता ही है, तो यहां से तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया ना, नहीं होता यहां से तुम्हें पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स n, लेकिन मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे। तो इसको मैं 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर देखोगे, कैपिटल एन कह दे रहा हूं, तो एन को 6.02 इंटू 10⁻23 इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे ग्राम मोल्स निकलेंगे, बेटा ध्यान रखना, वो निकलेंगे ग्राम मोल्स। तो आई थिंक क्लियर होगा ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी तुम्हें यूज करना है। उसमें पी तुम्हें दे रखा है, वी तुम्हें 1 सेंटीमीटर क्यूब में पूछा हुआ है, उसको यूनिट वगैरह में सही ढंग से चेंज करोगे। रूम टेम्परेचर दिया था तो वो 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं आई थिंक। आर तुम्हें पता होता ही है, तो वहां से सबसे पहले तुमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ग्राम मोल्स, और उसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना था। तो फिर तुम 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो ये इतना आ गया।
अब क्या है देखो, इसके बाद भी एक पार्ट है। इसके बाद ये कहता है कि मीन डिस्टेंस बिटवीन देम एट दिस प्रेशर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, समझ गए ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मीन डिस्टेंस क्या होगी, ये तुमसे पूछता है। तो एक बात बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, बी पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका ध्यान से देखना। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁵ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इसका मतलब वन मॉलिक्यूल को एक तरीके से 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम मिला ना। समझ में आ रहा है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁵ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल को एक तरीके से कितना स्पेस मिला, वो कितना स्पेस कवर कर रहा है बताओ जो है, 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब इतना कवर कर रहा है। और अगर मैं ये मान के चलूं कि उसको एक क्यूब के बराबर स्पेस मिल रहा है, तो इसको मैं एक क्यूब भी कह सकता हूं। तो यहां से तुम ए निकाल लेना कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ए निकाल लेना, ए कितना आएगा। और ए की वैल्यू यहां पे आएगी 0.2 मिलीमीटर, रफली ये आएगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ना कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपने इसको ऐसा क्यों माना, कि क्यूब क्यों माना जो है। कुछ बच्चों को आता है स्फीयर क्यों नहीं माना जो है। तो देखो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ना मैंने क्यूब माना बेटा जो है, कई सारे क्यूब हो गए ना, ऐसे देखो ये है, इसको मैंने कई सारे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। ये एक तरीके से वेसल है ना। तो एक मॉलिक्यूल ये आया, एक मॉलिक्यूल ये आया, एक मॉलिक्यूल ये आया, देखो हाँ ध्यान से देखना बेटा जो है। अब ये क्यूब इस वाले उसकी साइड मान लो ए है, तो ऑब्वियस ही बात है इनके दो के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, ए ही होगी। और एक मॉलिक्यूल को मैंने कितना स्पेस माना है बेटा, ये देख के चलो ना, एक मॉलिक्यूल के लिए मैंने कितना स्पेस फिक्स किया है। एक मॉलिक्यूल के लिए मैंने स्पेस फिक्स किया है 10⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्यों कह रहा हूं मैं। ये कुछ इस टाइप की फिगर बनेगी ना बेटा, ये समझ लो जो है, ये मॉलिक्यूल हुआ ना। अच्छा स्फीयर में क्या होता ना, जैसे ये मान लो क्लोज चैम्बर है बेटा जो है। अब अगर मैं स्फीयर मान के चलता, तो फिर ये खाली स्पेस रह जाता ना, ये स्पेस कुछ रह जाता ना बेटा, इसमें ये एम्प्टी स्पेस रह जाता। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेकिन अगर तुम क्यूब मानोगे कि हर मॉलिक्यूल एक क्यूब ले रहा है जो है, उतना स्पेस ले रहा है, तो फिर तुम्हारा कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं रहेगा, पूरे का पूरा यूज होगा जो है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले 1 सेंटीमीटर क्यूब में, उसको फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारे 10⁵ मॉलिक्यूल्स आ रहे थे। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल को कितना स्पेस मिल रहा है, 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब, इतना स्पेस मिल रहा है। और मैं ये मान के चलूं कि अगर एक मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल को एक क्यूब टाइप का स्पेस मिल रहा है, तो फिर इसको मैंने a⁻³ कर दिया, तो वहां से a निकाल दिया। और एक चीज मैंने और ये बताइए आपको कि क्यों मैंने उसको स्पेयर एज्यूम नहीं किया, क्योंकि स्पेयर में क्या होता है कि कुछ स्पेस क्या होता है, एम्प्टी रह जाता है, क्यूब में ऐसा नहीं। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और बाकी की कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।